बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज के चैप्टर का नाम है अदीब की इज़्ज़त और इसके लिखने वाले हैं प्रेमचंद इस मज़मून में कहते हैं, सुबह के वक्त हज़रत कमर ने 20 दफ़ा उबाली हुई चाय का प्याला तैयार किया और बग़ैर चीनी और दूध के पी गए। यही इनका नाश्ता था। दूध और चीनी इनके नज़दीक ज़रूरियात ज़िंदगी में ना थी, मगर घर में गए ज़रूर कि बीवी को जगा कर पैसे मांगें, पर उसे फटे मैले लिहाफ में सोते देखकर जगाने को जी ना चाहा। सोचा शायद मारे सर्दी के रात भर नींद ना आई होगी, इस वक्त जाकर आंख लगी है, कच्ची नींद में जगा देना मुनासिब ना था। चुपके से लौट गए। चाय पीकर उन्होंने कलम दवात संभाली और वो किताब लिखने में महव हो गए जो इनके ख्याल में इस सदी की बेहतरीन तसनीफ़ होगी, जिसकी अशात इनको कारे गुमनामी से निकालकर शोहरत और नामवरी के आसमान पर पहुंचा देगी। आध घंटे के बाद बीवी आंखें मलते हुए आकर बोली, चाय पी चुके? कमर ने खुश होकर जवाब दिया, हाँ पी चुका। बहुत अच्छी बनी थी, मगर दूध और चीनी कहाँ से लाए? आजकल सादा चाय अच्छी मालूम होती है, दूध और चीनी मिलाने से चाय का जायका बिगड़ जाता है। डॉक्टरों की भी यही राय है। यूरोप में तो दूध का बिल्कुल रिवाज नहीं, ये तो हमारे यहाँ के रईसों की ईजाद है। न जाने आपको फीकी चाय क्यों कर अच्छी मालूम होती है, मुझे जगा क्यों न लिया? पैसे रखे थे। कमर ने जवाब न दिया और फिर लिखने लगे। जवानी ही में उन्होंने ये बीमारी लग गई थी कि आज 20 साल से वो इसे पाले हुए थे। इस बेनियाजी की शान से जो अदीबों की इम्तियाजी सिफत है, उन्होंने कस्ब मुआश के किसी और ज़रिए की तरफ तवज्जो ना की। इस बीमारी में जिस्म घुल गया, सेहत घुल गई और 40 साल की उम्र में ही बुढ़ापे ने आकर घेर लिया। मगर ये मरज़ लाइलाज है। तलुए आफ्ताब से आधी रात तक ये अदीब की बेचारी दुनिया माफ़ी हद से बेखबर फ़िक्र सुखन में गर्क रहता है। अब इन्हें शुबा होने लगा था कि मेरे मज़ामीन में कोई खूबी, कोई मानी ही नहीं है और ये इनकशाफ बदरजाए गायत हमें हिम्मत शिकन था। ये उम्र अजीज़ियों तलफ़ हो गई। ये तस्कीन भी नहीं की कि दुनिया ने नाकदरी की हो, मगर इनका कारनामा हयात हकीर नहीं। ज़रूरियात ज़िंदगी घटते घटते ज़ुहद की हदूद को भी पार कर चुकी थी। अगर कोई तस्कीन थी तो महज ये कि इनकी रफ़ीका हयात तर्को इसार में इनसे भी बढ़ी हुई थी। सकीना इस तबाहाली में भी मुतमईन थी। कमर को दुनिया से शिकायत हो, मगर सकीना हमेशा इसकी दिलजोई करती रहती थी। अपने नसीबों को रोना तो दूर की बात थी, इसने कभी माथे पर बल भी ना आने दिया था। सकीना ने चाय का प्याला समेटते हुए कहा, तो जाकर घंटा आध घंटा कहीं घूम फिर कर क्यों नहीं आते? जब मालूम हो गया कि जान देकर काम करने से भी कोई नतीजा नहीं, तो बेकार क्यों सर खपाते हो? कमर ने बगैर कलम उठाए हुए कहा कि लिखने में कम से कम ये तसल्ली तो होती है कि कुछ कर रहा हूँ। सैर करने में तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि वक्त ज़ाया हो रहा है। ये इतने लिखे पढ़े आदमी हर रोज़ हवा खाने जाते हैं, तो क्या ये अपना वक्त ज़ाया करते हैं? मगर इनमें से ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिनको सैर करने से माली नुकसान नहीं होता। अक्सर तो सरकारी मुलाजिम होते हैं जिनको माहवार तनख्वाह मिल जाती है, और ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी आवाम में इज़्ज़त है। तो मैं तो कामिल का मज़दूर हूँ। तुमने कभी मज़दूरों को भी हवा खाते हुए देखा है? जिन्हें खाने की कमी नहीं, इनको हवा की ज़रूरत है। जिन्हें रोटियों के लाले हैं, वो हवा खाकर क्या खाएंगे? फिर तंदुरुस्ती और लंबी उम्र की भी इनकी ज़रूरत है। इस बार को सर पर कुछ दिन और उठाए रखने की ख्वाहिश मुझे क्या ज़रूर है? सकीना ने मायूसी से डूबी हुई बातें सुनी तो आंखों में आंसू भर आए और अंदर चली गईं। इसका दिल कहता था कि इस तिप का फल एक दिन उन्हें ज़रूर मिलेगा, दौलत हासिल हो ना हो। लेकिन कमर साहब यास की हद तक जा पहुँचे थे, जहाँ से सिमत मुखालिफ में तुलू होने वाली उम्मीद की सुर्खी भी नहीं दिखाई देती। एक रईस के यहाँ कोई तकरीब है, इसने हज़रत कमर को भी मदऊ किया है। आज इनका दिल खुशी से घोड़े पर बैठा हुआ नाच रहा है। सारे दिन वो इसी तख़य्युल में महव रहे कि राजा साहब किन अल्फाज में इनका खैर मकदम करेंगे और वो किन अल्फाज में इनका जवाब देंगे, किन मज़ामीन पर गुफ्तगू होगी और किन किन असाब से इनका तारुफ कराया जाएगा। सारा दिन वो इन्हीं ख़यालात के लुत्फ़ उठाते रहे। इस मौके के लिए उन्होंने एक नज़म भी तैयार की, जिसमें उन्होंने ज़िंदगी को एक बाग से तशबीह दी थी। सराब हस्ती इनके ज़ोर तबा के लिए ज़्यादा मौजूद चीज़ थी, मगर वो आज रईसों के जज्बात को ठेस न लगा सकते थे। दोपहर ही उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। हजामत बनवाई, साबुन से नहाए, सर में तेल डाला, वक्त पर कपड़ों की
दिक्कत कपड़ों की थी। मुद्दत गुजरी जब उन्होंने एक अचकन बनवाई थी। इसकी हालत भी इनकी सी थी, जैसे ज़रा सी सर्दी या गर्मी से उन्हें ज़ुकाम या सर दर्द हो जाता था। इसी तरह वो अचकन भी नाजुक मिजाज थी। उसे निकाला और झाड़ पोंछ कर रखा। सकीना ने कहा कि तुमने नाहक क्यों वहाँ जाना मंजूर किया, लिख देते। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इन फटे हालों जाना तो वो भी और भी बुरा है। कमर ने फ़िलासफ़रों की सी संजीदगी से कहा कि जिन्हें खुदा ने दिल और समझ दी है वो आदमियों के लिबास नहीं देखते, इनके मुंह देखते हैं। आखिर कुछ बात तो है कि राजा साहब ने मधु किया है। मैं कोई ओहदेदार नहीं हूँ, ज़िम्मेदार नहीं हूँ, जागीरदार नहीं हूँ, ठेकेदार नहीं हूँ, मामूली एक शायर हूँ। शायर की कीमत इसकी नज़में होती हैं। इस नुक्ते निगाह से मुझे किसी के सामने नादिम होने की ज़रूरत नहीं है। सकीना इनकी सादगी पर तरस खाकर बोली कि तुम ख्यालात की दुनिया में रहते रहते हकीकी दुनिया से बिल्कुल बेगाना हो गए हो। मैं कहती हूँ कि राजा साहब के यहाँ लोगों की निगाह सबसे ज़्यादा कपड़ों पर ही पड़ेगी। सादगी ज़रूर अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके मानी ये तो नहीं कि आदमी बेवकूफ़ी बन जाए। कमर को इस दलील में कुछ जान नज़र आई। अहले नज़र की तरह इन्हें अपनी गलतियों का एतराफ़ में पसोपेश ना होता था। बोले, मेरा ख़्याल है कि चिराग जल जाने के बाद जाऊँ। मैं तो कहती हूँ कि जाओ ही क्यों। अब तुमको कैसे समझाऊँ कि हर शख्स के दिल में एज़ाज़ व एहतराम की भूख होती है। तुम पूछोगे ये भूख क्यों होती है? इसलिए कि यह हमारी रूह के इर्तिक़ा की एक मंजिल है। हम इस अजीम शान ताकत का लतीफ़ हिस्सा हैं जो सारी दुनिया में हाजिर व नाजिर है। जुज़ में कुल की खूबियाँ होना लाजमी अम्र है। इसलिए जाहो रिफ़त इल्म व फ़ज़ल की जानिब हमारा फितरी मैलान है। मैं इस हविस को मायूब नहीं समझता। हाँ, चूँकि दिल में ज़ौफ़ है, अहले दुनिया की हर्फ गिरियों का ख़याल कदम कदम पर दामनगीर हो जाता है। सकीना ने गला छुड़ाने के लिए कहा कि अच्छा भाई जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करती, लेकिन कल के लिए कोई सबील सोचते जाओ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ एक आना और रह गया है। जिससे कर्ज़ मिल सकता था इनसे ले चुकी हूँ, और जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई। मुझे तो अब और कोई सूरत नज़र नहीं आती। कमर ने एक लम्हे के बाद कहा, एक अखबारों से रुपया आने वाला है, शायद कल तक आ जाए, और अगर फाका कशी ही करनी पड़े तो क्या फ़िक्र है। हमारा फ़र्ज़ काम करना है। हम काम करते हैं और दिलो जान से करते हैं। अगर इसके बावजूद फाका करना पड़ता है तो मेरा कसूर नहीं है। मैं मर ही तो जाऊंगा। हमारे जैसे लाखों आदमी आए दिन मरते रहते हैं, दुनिया का कोई काम बंद नहीं होता। तुम ही कहो कि मैं जो कुछ करता हूँ इससे ज़्यादा मेरे इम्कान में क्या है। सारी दुनिया मीठी नींद सोती है और मैंने कलम लिए बैठा रहता हूँ। लोग सैर व तफरी करते हैं, खेलते कूदते हैं, मेरे लिए सब कुछ हराम है। यहाँ तक कि महीनों से हंसने की नौबत नहीं आई। ईद के दिन भी मैंने तातील नहीं मनाई। बीमार होता हूँ जब भी लिखता हूँ। सोचो तुम बीमार थीं और मेरे पास हकीम के पास जाने के लिए भी वक्त ना था। अगर दुनिया नहीं कदर करती ना करे, इसमें दुनिया ही का नुकसान है, मेरा तो कोई नुकसान ही नहीं। चिराग का काम जलना है, इसकी रोशनी फैलती है या इसके सामने कोई दीवार है, इससे मतलब नहीं। मेरा भी ऐसा कौन दोस्त शनासा या रिश्तेदार है जिसका मैं शर्मिंदा एहसान नहीं। यहाँ तक कि अब घर से निकलते भी शर्म आती है। इत्मीनान सिर्फ इतना है कि लोग मुझे बदनीयत और तसव्वुर नहीं करते। ख्वाह वो मेरी कुछ ज़्यादा इमदाद ना कर सकें, मगर उन्होंने मुझसे हमदर्दी की है। मेरी खुशी के लिए इसी कदर काफ़ी है कि आज मुझे एक रईस ने बुलाया है। फिर मान इन पर नशा सा छा गया। गरूर से बोले, नहीं अब रात को ना जाऊंगा। जिससे राजा लोग मधु करें वो वैसा आदमी नहीं हो सकता। राजा साहब मामूली रईस नहीं। अगर अब भी कोई मुझे मामूली आदमी समझे तो इसकी अक्ल का फतूर है। शाम के वक्त हज़रत कमर अपनी फटी पुरानी अचकन, सड़े हुए जूते और बेतुकी टोपी पहने घर से निकले तो गंवार उचक्के से मालूम होते थे। डील डॉल और चेहरे मोहरे के आदमी होते तो इस ठाट में भी एक शान होती। फरबही बजाय खुद बारौब शय है, मगर अदबी खिदमत और फरबही में खुदा वास्ते का बैर है। अगर कोई अदीब मोटा ताज़ा है तो समझ लीजिए कि उसमें सोस नहीं, लोच नहीं, दिल नहीं। फिर भी अकड़े जाते थे और एक एक उज़्व से गरूर टपकता था। यूं घर से निकलकर वो दुकानदारों से आंख बचाकर निकल जाते थे, मगर आज वो गर्दन उठाए इनके सामने से जा रहे थे। आज वो इनके तकाज़ों का दंदा शिकन जवाब देने को तैयार थे,
मगर शाम के वक्त था, ये हर एक दुकान पर ख़रीदारों का हजूम था, कोई इनकी तरफ नहीं देखता। जिस रकम को वो बहुत ज़्यादा समझते थे वो दुकानदार की निगाहों में मामूली थी, कम से कम ऐसी न थी कि जिसकी खातिर वो किसी की इज़्ज़त उतार कर रख दें। हज़रत कमर ने एक मरतबा सारे बाज़ार का चक्कर लगाया, पर जी न भरा। तब दूसरा चक्कर लगाया, इससे भी कुछ ना बना। तब वो खुद हाफिज़ समद की दुकान पर जाकर खड़े हो गए। हाफिज़ साहब बिसाती का काम करते थे। कमर को देखकर बोले, वाह हज़रत, अभी तक छाते के दाम नहीं मिले। ऐसे 150 गाहक मिल जाएं तो दीवाला निकल जाए। अब तो दिन बहुत हो गए। हज़रत कमर की बातें खिल गईं, दिल की मुरादें पूरी हुई। बोले, मैं भूला नहीं हूँ हाफिज़ साहब, इन दिनों काम की इस कदर ज़्यादती रही कि घर से निकलना दुश्वार था। रुपया हाथ नहीं आता, पर आपकी दुआ से कदर शनासों की कमी नहीं है। 2-4 आदमी घेरे ही रहते हैं, ज़िंदगी वबाल है। इस वक्त भी राजा साहब अजी वही जो नुक्कड़ वाले बंगले में रहते हैं, इन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ। रोज़ कोई ना कोई ऐसा ही मौका आता रहता है। हाफिज़ साहब मरूब हो गए। अच्छा, आप राजा साहब के यहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? ठीक है, आप जैसे बाकमालों की कदर रईस ही कर सकते हैं, और कौन करेगा। अगर कोई मौका हाथ आए तो गरीब को भूल ना जाइएगा। राजा साहब की अगर इधर निगाह हो जाए तो फिर क्या पूछना। एक पूरा बिसात खाना तो इन्हीं के लिए दरकार है। 2.5-3 लाख सालाना की आमदनी है। कमर साहब को 2.5-3 लाख की आमदनी हकीर सी मालूम हुई। ज़बानी जमा खर्च है तो 20 लाख कहने में क्या हर्ज है। बोले, इनकी आमदनी 10 लाख से कम नहीं। एक साहब का अंदाज़ा तो 20 लाख का है। मकान है, दुकानें हैं, ठीक है, ठेका है, अमानती रुपए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बहादुर की निगाह है। हाफिज़ ने बड़े इज़्ज़त से कहा कि ये दुकान आपकी है जनाब, बस इतनी ही अर्ज़ है। ए मुरादी, ज़रा 2 पैसे के अच्छे पान तो बनवा ला। आपके लिए आइए, 2 मिनट बैठिए, कोई चीज़ दिखाऊंगा। आपसे तो घर का मामला है। कमर ने पान खाते हुए कहा, इस वक्त तो माफ़ रखिए, वहाँ देर होगी, फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा। यहाँ से उठकर वो एक कपड़े वाले की दुकान पर रुके। उन्हें देखकर आंखें उठाईं। बेचारा उनके नाम को रो बैठा था, सोचता था कि शायद कहीं चले गए। समझा रुपए देने आए हैं। बोला, भाई आपने तो बहुत दिन से दर्शन ही नहीं करा दिए। कई बार रुका भेजा, मगर आदमी को आपके मकान का पता ही ना था। मुंशी जी ज़रा देखो तो आपके नाम की क्या क्या निकलता है। कमर की रूह तकाज़ों से कांपती थी, लेकिन आज इस तरह बेफिक्र खड़े थे जैसे कोई आहनी खुद पहन लिया हो, जिस पर कोई हथियार कारगर नहीं होता। बोले, ज़रा राजा साहब के यहाँ हो आऊँ तो फिर बेफिक्र होकर बैठूँगा। इस वक्त नहीं, जल्दी में हूँ। राजा साहब पर कई 100 रुपये निकलते थे, फिर भी इनका दामन ना छूटता था। एक के 3 वसूल करता। इसने कमर को भी इस जमात में रख लिया जिसका पेशा रईसों को लूटना है। बोला, पान तो खाते जाइए जनाब, राजा साहब एक दिन के हैं, हम तो 12 महीनों के हैं। कुछ कपड़ा दरकार हो तो ले जाइए, ईद आ रही है। मौका मिले तो राजा साहब के ख़जानची से कहना, पुराना हिसाब बहुत दिनों से पड़ा है, अब तो साफ़ हो जाए। अब हम ऐसा कौन सा नफ़ा ले लेते हैं कि 2-2 साल तक हिसाब ही न हो। कमर बोले, इस वक्त पान वान रहने दो भाई, देर हो जाएगी। जब उन्हें मुझसे मिलने का इस कदर इश्तियाक है और मेरा इतना अदब करते हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि उन्हें तकलीफ़ ना होने दूँ। हम तो कदरदानी चाहते हैं, दौलत के भूखे नहीं हैं। कोई हमें चाहे तो हम उसके ग़ुलाम हैं। किसी को रियासत का गरूर है तो हमें भी अपने इल्म व कमाल का गरूर है। हज़रत कमर राजा साहब के बंगले के सामने पहुँचे तो दिए जल चुके थे। अमीरों और रईसों की मोटरें खड़ी थीं। दरवाजे पर वर्दी पोश दरबान खड़े थे। एक साहब मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। कमर को देखकर वो झिझके, फिर इन्हें सर से पांव तक देखकर बोले, आपके पास कार्ड है? कमर साहब की जेब में कार्ड था, मगर इस मुतालबे पर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्हीं से क्यों कार्ड मांगा गया? औरों से तो कुछ पूछा नहीं जा रहा था। मेरे पास तो कोई कार्ड नहीं। अगर आप दूसरों से कार्ड मांगते तो मैं भी दिखा देता, वरना मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूँ। आप राजा साहब से कह दीजिए कि कमर आया था, लौट गया। वो बोले, नहीं नहीं जनाब, अंदर चलिए, आपसे तारुफ ना था, मुआफ़ फरमाइएगा। आप ही जैसे असाब से तो महफिल की रौनक है।
خدا نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا کہ سبحان اللہ۔ اس شخص نے قمر کو کبھی دیکھا نہ تھا، مگر اس نے جو کچھ کہا وہ ہر ایک مصنف، ہر ایک شاعر کے متعلق کہا جا سکتا ہے۔ وہ ہمیں یقین ہے کہ کوئی ادیب اس داز سے مستثنی نہیں۔ قمر اندر پہنچے تو دیکھا کہ 12 دری کے سامنے وسیع اور راستہ احاطے میں بجلی کے لیمپ روشن ہیں۔ وسط میں ایک حوض ہے اور حوض میں سنگ مرمر کی ایک پری کے سر پر فوارے کی فواریں رنگین لیمپوں سے رنگین ہو کر ایسی معلوم ہوتی تھیں کہ جیسے کوسے قزا پگھل کر رس رہا ہو۔ حوض کے چاروں طرف میزیں لگی ہوئی تھیں، میزوں پر سفید پوش، ان پر خوبصورت گلدستے۔ قمر کو دیکھتے ہی راجہ صاحب نے خیر مقدم کیا۔ آئیے آئیے، اب آپ کی نظم دیکھ کر تو دل خوش ہو گیا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس شہر میں آپ جیسے رتن بھی چھپے ہوئے ہیں۔ پھر بیٹھے ہوئے احباب سے ان کا تعارف کرانے لگے۔ آپ نے حضرت قمر کا نام تو سنا ہوگا، وہ آپ ہی ہیں۔ کیا شیرینی ہے، کیا جدت ہے، کیا تخیل ہے، کیا روانی ہے، کیا ندرت ہے کہ واہ، میرا دل تو آپ کی چیزیں پڑھ کر ناچنے لگتا ہے۔ ایک صاحب نے جو انگریزی سوٹ میں تھے قمر کو ایسی نگاہوں سے دیکھا گویا وہ چڑیا گھر کا کوئی جانور ہو، اور بولے، آپ نے انگریزی شاعری کا بھی مطالعہ کیا ہے؟ بائرن، شیلے، ٹینیسن وغیرہ؟ قمر نے بے اعتنائی سے جواب دیا، جی ہاں، تھوڑا بہت دیکھا ہے۔ آپ ان استادان فن کی کتابوں میں سے کسی کا ترجمہ کر دیں تو آپ اپنی زبان کی بڑی خدمت کریں گے۔ قمر اپنے آپ کو بائرن، شیلے سے جو بھر کم نہ سمجھتے تھے بولے، ہمارے یہاں روحانیت کا ابھی اتنا فقدان نہیں ہوا کہ مغربی شاعروں سے بھیک مانگیں۔ میرا خیال ہے کہ کم از کم اس مضمون میں ہم اب بھی مغرب کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ انگریزی پوش صاحب نے قمر کو پاگل سمجھا۔ راجہ صاحب نے قمر کو ایسی نگاہوں سے دیکھا گویا کہہ رہے ہوں، ذرا موقع و محل دیکھ کر باتیں کرو، اور بولے، انگریزی لٹریچر کا کیا کہنا، شاعری میں تو اس کا جواب نہیں ہے۔ انگریزی پوش ہمارے شاعروں کو ابھی تک اتنا بھی معلوم نہیں کہ شاعری کے کیا معنی ہے۔ وہ ابھی تک ہجر و وصال کی اس شاعری کا منتہائے مقصود سمجھے بیٹھے ہیں۔ قمر نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، میرا خیال ہے کہ آپ نے ہندوستانی شعراء کا کلام ابھی تک دیکھا ہی نہیں، اور اگر دیکھا ہے تو سمجھا ہی نہیں۔ راجہ صاحب نے قمر کا منہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بولے، آپ کے مضامین انگریزی اخبارات میں چھپتے ہیں اور لوگ انہیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب آپ زیادہ نہ بہکیے۔ ایک اور صاحب آئے۔ راجہ صاحب نے تپاک سے ان کا بھی استقبال کیا۔ آئیے ڈاکٹر، مزاج تو اچھے ہیں۔ راجہ صاحب نے قمر کا تعارف کرایا، آپ حضرت قمر شاعر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے خاص انداز سے کہا کہ اچھا، آپ شاعر ہیں، اور بغیر کچھ کہے سنے آگے بڑھ گئے۔ یہ تماشا کئی مرتبہ ہوا اور ہر بار قمر کو یہی داد ملی، اچھا آپ شاعر ہیں۔ یہ الفاظ ہر مرتبہ قمر کے دل پر نیا صدمہ پہنچاتے تھے۔ ان کا باطنی مفہوم قمر سے چھپانا تھا۔ عام فہم الفاظ میں یہ مطلب تھا کہ تم اپنے خیالی پلاؤ پکاتے ہو، پکاؤ، یہاں تمہارا کیا کام، تمہارا اتنا حوصلہ کہ اس محفل میں چلے آؤ۔ قمر اپنے اوپر جھنجھلا رہے تھے، دعوتی کارڈ پا کر وہ پھولے نہ سمائے تھے، لیکن یہاں آ کر ان کی جس قدر تذلیل ہوئی، اس کو دیکھ کر اپنا اطمینان کا جھونپڑا جنت سے کم نہ تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو طعن کی، تمہارے جیسے عزت کے ہوس مندوں کو یہی سزا ہے۔ اب تو آنکھیں کھلیں کہ تم کتنی عزت کے مستحق ہو۔ تم خود اس غرض مند دنیا میں کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ وکیل تمہارا احترام کیوں کریں، تم ان کے موکل نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر اور حکیم تمہاری طرف کیوں دیکھیں، انہیں بغیر فیس کے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لکھنے کے لیے بنے ہو، لکھتے جاؤ، اس دنیا میں تمہارا اور کوئی مصرف نہیں۔ یکایک لوگوں میں ہلچل مچ گئی، اور آج کا جلسہ جن صاحب کے اعزاز میں تھا وہ یورپ سے کوئی بڑی ڈگری لے کر آئے ہوئے تھے۔ راجہ صاحب نے لپک کر ان سے ہاتھ ملایا اور قمر سے بولے، آپ اپنی نظم تو لائے ہوں گے؟ قمر نے جواب دیا، میں نے کوئی نظم تیار نہیں کی۔ سچ؟ اب تو آپ نے غضب ہی کر ڈالا۔ ارے بھلے آدمی، تو اب ہی بیٹھ کر کوئی چیز لکھ لو، 2-4 شعر ہی ہو جائیں۔ ایسے موقع پر نظم کا پڑھا جانا لازمی ہے۔ میں اس قدر جلد کوئی چیز نہیں لکھ سکتا۔ میں نے بیکار اتنے آدمیوں سے آپ کا تعارف کرایا، بالکل بیکار۔ ارے بھائی جان، کسی پرانے شاعر ہی کی کوئی چیز سنا دیجیے، یہاں کون جانتا ہے۔ جی نہیں، معاف فرمائیے، میں بھاٹ یا میراثی نہیں ہوں۔ یہ کہتے کہتے حضرت قمر وہاں سے چل دیے۔ گھر پہنچے تو ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ سکینہ سے خوش ہو کر پوچھا، اتنی جلدی کیوں کر چلے آئے؟ میری وہاں ضرورت نہ تھی۔
چہرہ کھلا ہوا ہے، خوب عزت افزائی ہوئی ہوگی، ایسی کہ خواب میں بھی امید نہ تھی۔ خوب خوش ہو رہے ہو، اس لیے کہ آج مجھے ہمیشہ کے لیے سبق مل گیا کہ میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے ہوں۔ میں یہ بات بھول گیا تھا، مگر خدا نے مجھے زیادہ بھٹکنے نہ دیا۔ میرا یہ جھونپڑا ہی میرے لیے جنت ہے۔ میں نے آج سمجھ لیا کہ ادبی خدمت پوری عبادت ہے۔